निम्नलिखित में से कितनों की परिकल्पना भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में की गई है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ऑप्शन 2 कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, ऑप्शन 3 मानव दुर्व्यापार पर एवं बलात्कार श्रम का निषेध। नीचे दी गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीनों में से 2 कथन सही है। अब हमें व्याख्या के दोबारा बताएंगे 2 कथन कौन कौन से हैं। पहले आप कमेंट्स में बताएं। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण ये आर्टिकल 22 के तहत है, जबकि कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध ये आर्टिकल 23 है, और मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का निषेध ये आर्टिकल 24 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध। और जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर कितने तक दिए गए हैं? 32 तक। और जो पहला अधिकार है कौन सा अधिकार है, मुझे आप कमेंट्स में बताएं। और कौन से अधिकार को भारत के मूल अधिकार से हटा दिया गया है और उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है, वो कमेंट्स में बताएं। उसे मैं बता देता हूँ। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 दोबारा जो 31वां संविधानता संपत्ति का अधिकार उसको हटा के आर्टिकल 300 के अंतर्गत रख दिया गया है, और वो भारत के सभी नागरिकों को एक विधिक अधिकार है। अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से वाइट गुड्स के उदाहरण है? ऑप्शन 1 वॉशिंग मशीन, ऑप्शन 2 शराब, ऑप्शन 3 एयर कंडीशनर, ऑप्शन 4 लग्जरी कार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर। ये क्या है? ये वाइट गुड्स के उदाहरण है, जबकि शराब ये सीन गुड्स के उदाहरण है, और जो लग्जरी कार है ये गैबलेन गुड्स के उदाहरण है। जो वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर है ये ऐसी चीज़ है इनके घरेलू तरीके पर काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, जबकि शराब एक सिन गुड्स है, मतलब खराब वस्तु है जो शरीर के लिए हानिकारक है, और लग्जरी कार इनकी कीमत महंगाई बढ़ने पर इनकी कीमत बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन 2 भारत और अन्य देश के बीच सीमा विवाद का समाधान करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दोनों कथन ही सही है, इसलिए आंसर डी होगा। हम संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही किसी भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को सौंपा जा सकता है। ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करके विशेष बहुमत से जब जाके हम
किसी भारतीय क्षेत्र का टुकड़ा अन्य देश को सौंप सकते हैं और सीमा विवाद का समाधान करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीट क्षेत्र अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट को निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 2, प्रतिषेध की रीट केवल न्यायिक निकायों के विरुद्ध ही उपलब्ध है। ऑप्शन 3, अधिकार परीक्षा की रीट की मांग गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। युक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए, तीनों में से एक कथन ही सही है। वो कथन कौन कौन सा है, हम एक व्याख्या दोबारा देख लेते हैं। ये आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है इस अधिकार को। इसमें 5 तरह की रिट है: परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा। परम आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसी भी सार्वजनिक अधिकार के विरुद्ध जारी कर सकते हैं और उनको एक प्रॉपर तरीके से और अधिकार क्षेत्र में रह के कार्य करने के लिए बोल सकते हैं। प्रतिषेध रिट ये उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को दिया जाता है और ये न्यायिक एवं अर्धन्यायिक निकायों के प्रति उपलब्ध है। इसमें कोर्ट, उच्चतम कोर्ट ये बताता है कि ये कार्य आपके अधिकार के अंतर्गत नहीं है और इसे बीच में कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है। जबकि उत्प्रेषण में भी न्यायिक व अर्धन्यायिक दोनों निकायों के प्रति रिट जारी की जा सकती है और उसमें कार्रवाई करने के बाद मना किया जाता है और उस रिट से संबंधित को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ऑप्शन 3 सही है। अधिकार परीक्षा की रीट की मांग गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जाती है, लेकिन यह मंत्रिपरिषद और विधायिका के लिए नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 एकल नागरिकता, ऑप्शन 2 लिखित संविधान, ऑप्शन 3 एकीकृत न्यायपालिका, ऑप्शन 4 संविधान की कठोरता। उपरोक्त में से कितनी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें चारों में से 2 विशेषता है। एक तो वो लिखित संविधान है और एक संविधान की कठोरता है। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच में कार्यों का बंटवारा, जबकि एकीकृत संविधान की विशेषता है कि शक्ति केंद्र के पास में अधिक होना। तो इसमें लिखित संविधान और संविधान की कठोरता संघीय विशेषता है, जबकि एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका ये एक केंद्रीय शक्ति की विशेषता है। एक बार हम व्याख्या का दोबारा देखेंगे, लेकिन पूरी कंप्लीट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन लग रहा है। संघीय विशेषता है जैसे दोहरी शासन प्रणाली, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका।
और एकात्मक विशेषता है जिसपे केंद्र के पास में अधिक शक्ति है, जैसे सशक्त केंद्र, राज अविनाशी नहीं है, एकल संविधान, संविधान की लचीलापन, राज्यों के प्रतिनिधित्व में असमानता। ये एकात्मक विशेषताओं की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह ऑप्शन 1 युद्ध के दौरान किसी अन्य विदेशी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त कर ले, ऑप्शन 2 युद्ध के दौरान दुश्मन राष्ट्र के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार करे, ऑप्शन 3 देशीयकरण दोबारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के दौरान नागरिकता को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 कथन सही है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भी नागरिक 3 तरीकों से देश की नागरिकता छोड़ सकता है। एक तो स्वेच्छा से, एक वंचितीकरण से, और कोई भी व्यक्ति 3 तरीकों से अपनी नागरिकता खो सकता है। एक तो स्वेच्छा से, दूसरा बर्खास्त करके, और तीसरा वंचित करके। तो इसमें युद्ध के दौरान अगर कोई दुश्मन राष्ट्र के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार करे तो वो नागरिकता खो सकता है। और किसी देश की, भारत देश की अगर नागरिकता हासिल की है और 5 वर्ष के दौरान अगर उसे किसी देश में 2 वर्ष का कारावास हुआ है तब भी वह नागरिकता खो सकता है। जबकि युद्ध के दौरान किसी अन्य विदेशी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त कर ले, उस कंडीशन में वो नागरिकता नहीं खो सकता है, उसकी नागरिकता रोक दी जाएगी। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। संविधान सभा द्वारा अपनाई गई संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कितने विशेषताओं का उपयोग किया गया। संविधान सभा द्वारा अपनाई गई प्रीमियल के अनुसार, तो कब अपनाई गई थी प्रीमियल? ये 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी। और उस समय ये बता रहा कि इनमें से जो 4 तथ्य दे रखे हैं इनमें से कौन कौन प्रेजेंट थे। अगर आपने पढ़ा हुआ जरूर बताएंगे। ऑप्शन 1 समाजवादी, ऑप्शन 2 संप्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन 3 पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन 4 लोकतांत्रिक। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें 2 कथन सही है चारों में से। कौन कौन से हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और ऑप्शन 4 लोकतांत्रिक। ये उस समय भारतीय प्रस्तावना में मौजूद थे। जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 42वें संविधान 1976 के दोबारा 3 तथ्य जोड़े गए थे। इसलिए आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे बब्बल बेबी सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह एक हृदय रोग है जो कोविड-19 से प्रभावित शिशुओं और बच्चों में देखा जाता है। ऑप्शन 2, बब्बल बेबी सिंड्रोम का एकमात्र उपचार हृदय प्रत्यारोपण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों कथन ही सही नहीं है। बब्बल बेबी सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो हृदय प्रत्यारोपण नहीं है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती है कि उसको एक विशेष एनवायरनमेंट में रखने के बावजूद भी ज़्यादातर बच्चे 1 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान में प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। ऑप्शन 2, यह सभी प्रकार के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। ऑप्शन 3, यह भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है और इसमें ऑप्शन 1 सही है। इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। ऑप्शन 2, यह सभी प्रकार के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। ये कथन सही है। जो यह अधिकार है धर्म परिवर्तन पर रोक नहीं लगाता है, सिर्फ उसका ये कारण नहीं होना चाहिए जबरदस्ती से और लोभ प्रबोधन के आदेश से ना कर रहा हो। दूसरा, धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अपने नागरिकों को और विदेशियों को दोनों को ही प्राप्त है। अब मुझे कमेंट्स में ये बताएं कौन कौन से अधिकार है जो भारतीयों को और विदेशियों को प्राप्त है और वो कौन से स्पेशल अधिकार है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अब मैं जो सिर्फ नागरिकों को अधिकार है उनको मैं बता देता हूं। आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30 ये सिर्फ अपने नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा बाद में जोड़ा गया? मूल कर्तव्य में ऑप्शन ए, वन, झील, नदी और वन जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना एवं उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ए, 86 संविधान संशोधन अधिनियम 1900 मतलब 2000 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था और ये अधिकार मौलिक अधिकार भी है और राजनीति निर्देशक तत्व भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। इस अधिकार को तीनों के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हेलो गाइस, कल मेरी नेक्स्ट क्यूज आएगी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। किसी ह्यूमन एरियर की वजह से कोई गलती हो जाए तो उसे मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा और आप कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत और अच्छी तैयारी करें, एग्ज़ाम नज़दीक आ चुकी है।